प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। सीएम योगी खुद निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भी मिल रहा है। उस पर अब सियासत भी होने लग गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं। तारीख पर सवाल उठाने वाले क्या राम मंदिर जाएंगे? दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान होंगे, तो वहीं अब विपक्ष के कई नेताओं को भी न्योता मिला है इस कार्यक्रम का, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी भी शामिल हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन को भी न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस नेता हिस्सा लेंगे या नहीं, फिलहाल ये तय नहीं है। तो दूसरी तरफ अब शिवपाल और अखिलेश यादव को न्योते का इंतजार है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अयोध्या अध्याय ने 24 का रुख मोड़ दिया है। राम मंदिर दिव्य और भव्य आकार ले रहा है। मंदिर के एक एक कोने में अद्भुत नक्काशी हो रही है और अयोध्या से ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल भी तैयार हो रहा है। पहले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल, तो फिर निमंत्रण पर बवाल करने वाली विपक्षी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट से अब विपक्ष के भी बड़े बड़े नेताओं को न्योता मिला है। कांग्रेस से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और आचार्य प्रमोद कृष्णम को अब तक न्योता मिल चुका है। हालांकि कांग्रेस नेता समारोह में हिस्सा लेंगे या नहीं, फिलहाल ये तय नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि रामचंद्र जी की शख्सियत बहुत बड़ी है। करोड़ों करोड़ों लोग उनमें आस्था रखते हैं, मुसलमान भी उनकी इज्जत करते हैं। रामचंद्र जी को सियासत में नहीं लाना चाहिए। देश के अंदर ये बहुत गलत हो रहा है। निमंत्रण दिया है तो आना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं या नहीं आए, उसके पीछे कारण ये रहेगा कि मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करने के लिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी अपने को कहती है, उस वोट बैंक से डरती हैं। तो जब मज़ारों पर जाकर प्रणाम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक घटना है। और राम जो है वो गुलशन मुंडा, प्रेम वाजपेयी, रानू, इब्ने सिफी, बीए, जेम्स शेड्डी चेज या आर्थर कॉनन डायल के पात्र नहीं है। वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दरअसल अयोध्या में ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना करेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहाँ तक कि सीएम योगी खुद अयोध्या में निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं और भव्य दिव्य राम मंदिर के साथ अयोध्या के विकास को 4 चांद लगाने वाले एयरपोर्ट का भी निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि वक्त पर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए और राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर हुआ जाए। इस बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सियासत के केंद्र में है। बीजेपी इसे सियासी हथियार मान रही है, तो विपक्ष के लिए मंदिर निर्माण चुनौती से कम नहीं, क्योंकि कभी तारीख पर सवाल उठाने वालों को जब न्योता मिला तो कंफ्यूज हो गए, तो कुछ अब भी न्योते के इंतजार में हैं। केवल मंदिर, मस्जिद और मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने से बना? ये कोर्ट के आदेश से बना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती, तो हम भी बनाते। अगर हमारी नहीं होती, दूसरे की सरकार होती, उसे भी बनाना होता। मुझे क्या मंदिर में दर्शन करने जाओगे? हमने भारतीय जनता पार्टी कहते हो थोड़े। अगर निमंत्रण आएगा, मैं परिवार के सब कार्यकर्ताओं को लेकर के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद शिवपाल यादव जी को तो पहले ही कुछ न कुछ वो चलता रहता है, उनका सही सोच विचार है, और मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए। और हम भगवान राम हम सबके हैं और सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए, और जो उससे दूरी करेगा तो भगवान राम उससे दूरी करेंगे।
यानी एक तरफ अयोध्या का उद्धार हो रहा है तो दूसरी तरफ सियासत का बाजार भी गर्म है, क्योंकि मंदिर वही बनाएंगे जैसे सवाल पूछने वाले जब प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग को भी नहीं छोड़े तो अब न्योता मिलने पर क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या मायावती इंडी गठबंधन में शामिल होने वाली है या फिर 24 से पहले एनडीए का रुख कर सकती हैं? इन सवालों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बता दिया कि बीएसपी के आगे की रणनीति क्या होगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। मायावती ने कहा, बीएसपी के बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के नेता बेफिजूल बातों से बचें, क्योंकि भविष्य में किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर टिप्पणी करने वाले नेता शर्मिंदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण है। यानी मायावती ने इशारों ही इशारों में गठबंधन की बात तो कह दी, लेकिन निशाने पर अखिलेश यादव थे। क्या बीएसपी की एकला चलो राह 24 से पहले डगमगाने वाली है? क्या मायावती अब गठबंधन करने के मूड में नजर आ रही है या फिर ये सिर्फ इशारा है, सियासी किस्सा सारा है? क्योंकि मायावती ने एक तीर से दो निशाने लगाए और बता दिया कब किसकी जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, भविष्य में देश के हित के लिए कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए ये ठीक नहीं। इस मामले में खास तौर पर समाजवादी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण भी है। यानी ये तो साफ है कि मायावती अब भी समाजवादी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन को बेताब है, ऐसे में मायावती के बयान के मायने निकलने लगे हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तीर से दो निशाने लगाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में देश हित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़े ये ठीक बात नहीं है। इस मामले में खास तौर पर समाजवादी पार्टी इसका जीता जाता उदाहरण भी है। अब मायावती का ये बयान महज समाजवादी पार्टी पर एक कटाक्ष था या फिर 2024 चुनाव के गठबंधन की ओर एक इशारा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मायावती की कोशिश 2019 के परिणाम को दोहराने की है, इसलिए पहले तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन जैसे जैसे सियासी परिस्थिति बदल रही है उसमें फिट बैठने के लिए अब वो अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। तो क्या मान लिया जाए कि मायावती कभी भी गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं, या फिर वो एकला चलो वाली राह पर अब भी मजबूती से खड़ी है? क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो कुछ और ही संदेश दे रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो हम मुद्दों पे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए 2019 में बसपा से समर्थन किया था। हमने तो उनको वो भी सीट दे दी आदरणीय मायावती जी की पार्टी को मिल सकी, जो 0 से 10 पहुंच गए और बिना कारण के वो उस गठबंधन से बाहर हो गई। और 2022 में जनता ने उनकी ज़मीनी हकीकत उनको दिखाई जब उनके पास एक विधायक बचा उत्तर प्रदेश में। तो सब जानते हैं कि किसको समाजवादी की ज़रूरत है और समाजवादियों को किसकी ज़रूरत है। देखिए, हम चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो हमारे साथ आए। बहुजन समाज पार्टी जिसकी स्थापना दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई के लिए हुई थी, काशीराम जी ने उसका स्थापना किया था। तो हम चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो साथ आए। सियासी फायदे के लिए किसी से भी समझौता राजनीति का पहला चैप्टर है। ऐसे में मायावती खुद समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में गठबंधन कर चुकी है और उसका लाभ भी मिल चुका है। लेकिन इस बार 1 to 1 की नहीं बल्कि गठबंधन की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ 38 दलों को लीड करने वाले खुद पीएम मोदी हैं, तो दूसरी तरफ बिना टीम लीडर के इंडी गठबंधन। ऐसे में मायावती किसके साथ जाना चाहेंगी, अब ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर उपराष्ट्रपति के अपमान पर संग्राम जारी है। बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है तो जाट समाज के लोग भी माफी की मांग कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी नेता मिमिक्री कांड से अलग निलंबन का मुद्दा उठा रखे हैं और इस पूरे विवाद को जाति का रंग दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान पर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि उनका मकसद अपमान करने का नहीं था। बीजेपी इसे जाट समाज का अपमान बता रही है तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मेरी जाति पर भी हमला हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने कहा देश के किसान इसका बदला लेंगे। तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम भी किसानों के हक की बात करते हैं। जहां बीजेपी अब भी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का वीडियो उनके फोन में है। और ऐसे में मिमिक्री कांड के साथ ही अब सांसदों के निलंबन पर भी सियासी संग्राम जारी है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। संविधान पद का और आपका अपमान किया है तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी, राहुल गांधी होश में। जो लड़ाई संसद से शुरू हुई थी, जिसे मुद्दा संसद परिसर में बनाया गया, अब उस अपमान की आग सड़कों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और निशाने पर राहुल गांधी है। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मिमिक्री मास्टर टीएमसी सांसद, तीनों माफी से इनकार कर रहे हैं और सफाई में निलंबन को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब इसी इनकार पर सियासी तकरार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। तो याद रखिए, यह केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान है। एक तरफ बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान पर संग्राम छेड़ चुकी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी सांसदों के निलंबन पर माहौल टाइट कर चुकी है, जिसकी तस्वीर दिल्ली से आई जब विजय चौक से लेकर संसद भवन तक विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी दलों के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और संसद सुरक्षा चूक पर भी सवाल दागे। एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। यानी विपक्ष मुक्त संसद की आवाज 24 तक सुनाई देने वाली है तो 24 में कांग्रेस से बदला लेने के लिए जाट समाज भी लामबंद है, जिसकी तस्वीर शहर शहर से आ रही है और उपराष्ट्रपति के अपमान पर माफी की मांग जारी है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है ये अपमान सिर्फ उपराष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि जाट समाज का है, किसान भाइयों का है और देश की 125 करोड़ जनता का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनीता शेरोन को चुनाव में हराकर WFI की गद्दी संभाल ली है, जिस पर पहले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का कब्जा था। माना जा रहा है कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी हैं। ऐसे में इस चुनाव पर भी कुछ पहलवानों ने सवाल खड़े किए, जो कभी बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप अब लगा चुके हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह का विरोध शुरू हो गया है और कुछ पहलवानों ने भी संजय सिंह को बृजभूषण सिंह का करीबी बता दिया है। तो वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। भावुक होकर साक्षी ने कुश्ती से संन्यास लिया और कहा कि इंसाफ की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। पूरे टूर्नामेंट को तुरंत स्टार्ट कराना जी। जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर इसको नेशनल को करा के खत्म करना और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना। बृजभूषण जी का कितना योगदान है? सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ जो किया उसका परिणाम आज दिख रहा है। 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है। नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। बीजेपी अब जाति धर्म से अलग उस रणनीति पर काम कर रही है जिससे हर वर्ग को साधा जा सके और इसके लिए प्लान तैयार किया जा चुका है और हर लोकसभा क्षेत्र में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थी वर्ग के साथ साथ आम जनता से भी संवाद किया जा सके। और इसकी जिम्मेदारी संयोजकों को दी गई है, जो कि हर लोकसभा सीट की चौतरफा घेराबंदी के लिए चुनावी चक्र भी तैयार करेंगे। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ बेजोड़ है। मायावती के दलित वोट बैंक में बंदर बांट है और कांग्रेस के यूपी जोड़ो अभियान का बीजेपी ने समाधान निकाल लिया। बीजेपी ने अब जाति धर्म से इतर वोट बैंक की नई कैटेगरी तैयार की है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को साधने के लिए भी रणनीति तैयार हुई है। इसके लिए हर लोकसभा क्षेत्र में कंट्रोल रूम को एक्टिव किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में संयोजकों की नियुक्ति कर रही है और ये संवाद संयोजक होंगे जो बाकायदा संवाद का काम करेंगे और फीडबैक इकट्ठा करेंगे पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है उससे। और यही नहीं, कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। हर लोकसभा क्षेत्र पर एक कंट्रोल रूम होगा। बीजेपी को पता है कि अगर क्लीन स्वीप करना है तो ओबीसी की निचली उपजातियों पर अपना कब्जा जमाना होगा। वोटों पर पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत करनी होगी, क्योंकि यादव कुर्मी ऐसी जातियां हैं जिन पर अखिलेश, लालू और नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए लोहार, बढ़ई, कहर, नाई और धोबी जैसी उपजातियों को अपने वोट बैंक का हिस्सा बनाना। विश्वकर्मा योजना के तहत 18 अति पिछड़ी जातियों को लाभ मिल रहा है। बिना गारंटी के 3 लाख का कर्ज दिया जा रहा है। 5% ब्याज पर 10 लाख तक का लोन भी दे रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान रोज 500 का भत्ता भी मिल रहा है और टूल किट के लिए 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। दरअसल लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने एक अहम बैठक ली। इस मीटिंग में तय किया गया कि हर लोकसभा सीट पर एक संवाद संयोजक और एक सह संयोजक नियुक्त किए जाएंगे, जो सरकार की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से संपर्क करेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिन गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जिन्हें मिल चुका है, उनको बधाई है। जो बचे हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। यह मोदी जी का वादा है और मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है।
मैं सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। मतलब साफ है, ओबीसी वर्ग पर तो सभी पार्टियों की टकटकी लगी है, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी में सेंधमारी के लिए एक अलग वोट बैंक पर फोकस कर दिया है। ये यादवों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियां हैं जो लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उपेक्षित रहे हैं। बीजेपी की इस रणनीति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें न सिर्फ अति पिछड़ी जातियां हैं, बल्कि बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम भी हैं और इस फॉर्मूले का तोड़ अब तक किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी है।